दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए जिसके कि रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आपको भी पता है कौन सी पार्टी कहां से जीती है, जिसमें कि 2 राज्य हैं जो लोगों को चौंकाए हैं। पहला तो बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो 1983 से लगी हुई थी और सफलता 2026 में आकर मिली है, और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, जिससे कि जो वहां पहले से मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, 15 साल से वहां की मुख्यमंत्री थी, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई हैं। उनका जो बयान आया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है, उसी के ऊपर हमारा एनालिसिस होने वाला है। और दूसरा स्टेट जो है तमिलनाडु, जो वहाँ के एक्टर अभिनेता जो विजय थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ में पहली बार चुनाव लड़ते हुए सरकार बनाने जा रहे हैं। वो पहली बार चुनाव लड़ा है, पहली बार पार्टी बना के चुनाव लड़ा और उसके बाद वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उनके बारे में तो बात नहीं करनी है अभी। बात मेरा जो केंद्रित है वो ममता बनर्जी जी के ऊपर केंद्रित है, जिन्होंने ये कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था तो शुभेंदु अधिकारी ने कुछ अब बयान दिए हैं कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। इस पे मैं 2-4 लाइनें अपनी बातें रख लूं, उसके बाद में ममता बनर्जी जो बोली हैं उनके ऊपर मेरा एनालिसिस रहेगा। चुनाव जीतने के बाद जश्न होता है, लेकिन अगर जीत के बाद डर का माहौल बनने लगे तो सवाल उठता है, क्या सत्ता बदलाव है या राजनीतिक प्रतिशोध? आज खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और छिटपुट हिंसा हुई है। और यही वो मोड़ है जहां लोकतंत्र को सबसे ज्यादा सतर्क होना चाहिए। साफ बात है, अगर बीजेपी की जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हुई है तो यह निंदनीय है। लेकिन उतनी ही सच्चाई ये भी है कि पिछले 15 साल जब टीएमसी सत्ता में थी, तब भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, धमकी और राजनीतिक हिंसा की खबरें आती रही है, और वाम दल के कार्यकर्ताओं के साथ भी। निष्कर्ष साफ है, सत्ता कोई भी हो, हिंसा जायज नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सत्ता सेवा के लिए मिलती है, बदला लेने के लिए नहीं। अगर नई सरकार का पहला संदेश ये बन जाए कि अब तुम्हारी बारी है, तो यह शासन नहीं, प्रतिशोध की राजनीति कहलाएगी। और यही बिंदु है जहां सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा बहस खड़ी की। शुभेंदु अधिकारी का कहना कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। सवाल ये नहीं है कि किसने वोट दिया है, सवाल ये है कि सत्ता मिलने के बाद आप किसके मुख्यमंत्री या नेता हैं। आइए पहले उनका बयान सुनते हैं। हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। लोग बहुत संविधान क्या कट्टरवादी, कहता है? इसलिए मेरा सरकार मार्ग पूरे ठीक है। राज्य मैं की है, नंदीग्राम का हिंदू धर्म के लिए जाति। काम। अगर नई सरकार भी वही करेगी जो पुरानी सरकार पर आरोप लगते रहे, तो बदलाव सिर्फ नाम का होगा। आज सवाल बीजेपी या टीएमसी का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है। हिंसा किसी की भी हो, गलत है। सत्ता किसी की भी हो, जवाबदेह है। और जो सत्ता में आया है उसे ये याद रखना होगा कि संविधान बहुमत से ऊपर है और इंसाफ बदले से बड़ा। ममता बनर्जी जी का जो बयान आया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। अगर किसी राज्य में चुनाव हो जाए, बहुमत किसी और पार्टी को मिल जाए, और फिर भी मौजूदा मुख्यमंत्री कहे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं, हराई गई हूं, तो सवाल उठता है, क्या संविधान भावनाओं से चलता है? क्या आरोप सत्ता से ज्यादा बड़े हो जाते हैं? और अगर बहुमत किसी और के पास है तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर कैसे बनी रह सकती हैं? आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के उस बयान की जिसमें वह कह रही हैं कि चुनाव में हारी नहीं हूं बल्कि हराया गया है। आइए पहले उनका स्टेटमेंट सुनते हैं। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন, ইট ইজ देयर forceful attempt to defeat us. CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Party is solidly with them and all the United India leadership, they are also together. तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि चुनाव में हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है और इसलिए वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन संविधान क्या कहता है? और अगर बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है तो रास्ता आखिर खुलेगा कैसे? सबसे पहले सच्चाई साफ कर लेते हैं, यह कोई हंग असेंबली की स्थिति नहीं है। इस स्थिति में बहुमत बीजेपी के पास है, यानी विधानसभा का गणित साफ है।
सरकार बनाने का दावा वही कर सकता है जिसके पास बहुमत के विधायक हों। अब ऐसे में अगर मौजूदा मुख्यमंत्री कहें कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी तो ये राजनीतिक बयान हो सकता है। आखिर ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं? ममता बनर्जी के मुताबिक ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था। उनके मुख्य आरोप है, नंबर 1, केंद्रीय बलों की असाधारण तैनाती। उनका दावा है कि पहले कभी किसी राज्य में इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बल नहीं लगाए गए। चुनाव एक सुरक्षा ऑपरेशन जैसा बना दिया गया। दूसरा पॉइंट, अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर। चुनाव से पहले हजारों अधिकारियों का तबादला, जो पहले दूसरे राज्यों के चुनावों में नहीं होता था। तीसरा उनका पॉइंट, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोट काटना। उनका आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम काटे गए, अप्रोक्स 27 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, जिनमें गरीब, अल्पसंख्यक और प्रवासी वोटर ज्यादा थे। तो कहा जा रहा है कि यह संख्या लाखों में थी। हालांकि अंतिम आंकड़े कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आरोप, सीधा आरोप चुनाव आयोग पर। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र नहीं रहा और चुनाव एक मैनेज्ड प्रोसेस बन गया। इन सब के आधार पर उनका दावा है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। अनुच्छेद 164 संविधान साफ कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल बहुमत खोने का सीधा मतलब, अगर किसी मुख्यमंत्री की पार्टी बहुमत खो चुकी है तो 2 ही रास्ते बचते हैं, खुद इस्तीफा दें और दूसरा या बहुमत साबित करें, फ्लोर टेस्ट। और अगर बहुमत है ही नहीं तो फ्लोर टेस्ट का सवाल भी खत्म। मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, क्या यह वैध है? नैतिक तौर पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर बहुमत के बिना सरकार नहीं चल सकती। आरोप लगाकर कुर्सी नहीं बचाई जा सकती। और तीसरा, जब तक कोर्ट चुनाव रद्द न करे परिणाम वैध माने जाते हैं। अब सवाल है, अगर इस्तीफा ना दिया जाए तो रास्ता कैसे खुलेगा? अब ये हिस्सा सबसे जरूरी है, राज्यपाल का हस्तक्षेप। राज्यपाल देखेंगे किसके पास बहुमत है। बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण अगर मुख्यमंत्री मना करती हैं, राज्यपाल उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। रास्ता नंबर 2, विधानसभा सत्र प्लस फ्लोर टेस्ट। अगर कोई भ्रम हो तो विधानसभा में शक्ति परीक्षण, लेकिन बहुमत पहले से स्पष्ट है तो ये औपचारिकता भी बन सकती है। रास्ता नंबर 3, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। अगर स्थिति अटकाई जाती है, सरकार काम नहीं कर पा रही, संवैधानिक तंत्र विफल, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह अंतिम लेकिन वैध संवैधानिक उपाय है। चुनाव आयोग और कोर्ट का रास्ता। अगर ममता बनर्जी के आरोप सही हैं तो संविधान ने उनके लिए रास्ता भी दिया है। इलेक्शन पिटीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबूत के साथ चुनौती। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक कोर्ट चुनाव रद्द न करे तब तक बहुमत ही अंतिम सत्य है। लोकतंत्र में लड़ाई चुनाव से लड़ी जाती है, बयान से नहीं। संविधान किसी एक नेता से बड़ा है और बहुमत किसी भावना से नहीं, मतदान से तय होता है। आज सवाल ममता बनर्जी का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जहां हार को स्वीकार करना भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।